presents you with the balance sheet as on 30th June 2011 and 12 and asks you to prepare a statement which will show what has happened to the money which come into business during the year. इस वर्ड पे जरा ध्यान दें, क्या बढ़िया वर्ड यूज किया है। वो कह रहा पैसा आया, वो गया कहाँ। इसका मतलब आप समझ जाइए कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो यही पता करता है कि कौन कौन सा पैसा आया था और गया कहाँ कहाँ पे। सोर्स फंड एप्लीकेशन होता है ना, वो यही बताता है, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए, हमारे पास फंड फ्लो स्टेटमेंट हम जब बनाते हैं तो हमने बताया था आपको कि तीन स्टेटमेंट तो हमारी कंपलसरी बनती हैं। एक तो फंड फ्लो स्टेटमेंट, एक वर्किंग कैपिटल का और एक फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और फिर बाकी डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हम बनाते हैं नंबर 1 फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नंबर 2 स्टेटमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। ठीक है, और तीसरा बनाएंगे हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद वर्किंग नोट होंगे, वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी वाला पोर्शन करें। इससे हमारा ये हमारी करंट लायबिलिटी है, ये हमारी करंट एसेट्स हैं। पहले हम इनको ही बुक्स में कर लेते हैं, तो ये एडजस्टमेंट तो कंप्लीट होंगे। तो जैसे ये हमको दिया है 2011 का और ये 2012 का, यहाँ पर हम लिखेंगे करंट एसेट्स, यहाँ पर लिखेंगे हम करंट लायबिलिटीज। कैश दी है जैसे 15601280, डेटर 1,25,600, 1,04,400, बिल्स रिसीवेबल 7,600, 6,400, prepaid expenses 4,400, 4,500, 6,200, and stock 2,44,000, 2,38,000। अब हम बिल्स रिसीव, इधर लायबिलिटीज की बात करें, क्रेडिटर, बीपी एंड ओवरड्राफ्ट।
बैंक ओवरड्राफ्ट, $69260, $129,780. Bills payable, 40,000, 38,000, and creditor, 76,000, 1,12,000. ठीक है। यहां पर है करंट एसेट्स 383260, 356780, सॉरी 280, और ये हमारी करंट लायबिलिटीज। दैट इज 1,98,000, सॉरी करंट लायबिलिटीज है हमारी 1,85,260, 279,780। तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 1,98,000, 76,500। तो इस बार वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो गई। सोर्स एप्लीकेशन, एक तो वर्किंग कैपिटल से हमारे पास आ गया 1,21,500। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पेड अप कैपिटल थी हमारी 10 लाख, उससे हो गई 14 लाख। इश्यू ऑफ शेयर 4 लाख, और डिवेंचर पे चले जाएं। डिवेंचर हमारे 4 लाख से 0 हो गए, तो एक तरह से हमने डिवेंचर रिडीम कर दिए। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी 4 लाख हो गया। ठीक है ना। अब आगे देखें, जनरल रिजर्व 60 से 40 हुआ, यानी कि 20,000 का हमारा जनरल रिजर्व डिक्रीज हुआ। तो ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व, ये 20,000 आए। ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट और लॉस का कितना था? 36। क्लोजिंग बैलेंस है 38,000। प्रोविजन फॉर द पर्पज ऑफ फाइनल डिविडेंड, एक तरह से प्रपोज डिविडेंड हो गया। एंड मॉर्टगेज लोन, मॉर्टगेज लोन तो नया ही आया है, तो एक तरह से आपने 5,60,000 का फ्रेश मॉर्टगेज लोन, ये 5,60,000 का हो गया। और प्रपोज डिविडेंड जो है उसके लिए हम एक वर्किंग नोट बना लेंगे। ये जो वर्किंग नोट है जल्दी करने के लिए हम इसे टी फॉर्म पर बनाते हैं। ठीक है, कितना है? 78 एंड 72। ओपनिंग बैलेंस 78, क्लोजिंग बैलेंस 72। ठीक है,
अब आ जाए हम एसेट साइड में। एसेट्स में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी प्लांट है, फर्नीचर फिक्चर्स है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी प्लांट, ये सब चीज़ों के लिए हम अलग अलग वर्किंग नोट बनाएंगे, टी फॉर्म में ही बना लेंगे हम। एक हो गया हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा हो गया मशीनरी एंड प्लांट, तीसरा हो गया फर्नीचर एंड फिक्चर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग में। ओपनिंग है 9 लाख, क्लोजिंग है 976 की। इसकी ओपनिंग है 144, क्लोजिंग है 594 की, और इसकी ओपनिंग है 6000, क्लोजिंग है 5500। अब देखिए गुडविल में लिखा है गुडविल और प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, ये दोनों कम हुए हैं। तो गुडविल हम बेचते तो नहीं है, गुडविल तो एक तरह से हम राइट ऑफ करते हैं। तो वो गुडविल जो राइट ऑफ हुई है वो प्रॉफिट एंड लॉस से हुई होगी, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर भी जो राइट ऑफ हुए हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस से हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़े। अब हमारा एक अकाउंट बचा है शेयर इन अदर कंपनीज, तो इसके लिए भी हम एक वर्किंग नोट बना लें। ओपनिंग बैलेंस 80,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 2,34,000। ठीक है ना। चलिए अब हम एक एक एडजस्टमेंट को करते हैं। डेप्रीसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन फ्री होल्ड बिल्डिंग इतना, ऑन कॉस्ट 10 लाख, on machinery 32,000, on furniture fixtures 5% on cost 10,000. No depreciation has been written off on newly acquired building and plant and machinery. Okay. आगे a piece of land costing 1 lakh was sold in 2012. Okay. Okay, 2,50,000. The sale proceed was credited to land account. मतलब पूरा 2.5 लाख रुपए आपका इन्होंने लैंड अकाउंट में डाल दिया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए तो पहले हम इसको जो एडजस्टमेंट दिए उनको करेंगे। एक तो उन्होंने बोला कि फ्री होल्ड बिल्डिंग जो 10 लाख की कॉस्ट है उस पर डेप्रीसिएशन लगाए, तो डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग ये 25,000 रुपए का है। तो मेरा ठीक है। प्लांट पे इन्होंने बोला कि डेप्रीसिएशन कितना लगा रहे हैं हम, प्लांट पे लगा रहे हैं 32,000 का। तो डेप्रीसिएशन
32,000, तो यहां पर आएगा आगे पढ़े। फर्नीचर फिक्चर्स पे लगाया हमने 10,000 रुपए का डिप्रिसिएशन। फर्नीचर फिक्चर्स पे हमने कितने का था? 10,000 की कॉस्ट पे 5% लगाया। ये कॉस्ट पे कॉमा लग गया था, तो यानी कि यहां डेप्रिसिएशन आया 500 रुपए, एंड इस पे आएगा 500 रुपए। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट हो गया। अब आगे पढ़े। पीस ऑफ लैंड कॉस्टिंग 1 लाख वाज सोल्ड इन 2,50,000। ठीक है, तो ये जो लैंड थी ये हमने बेच दी, तो सेल ऑफ लैंड ये कितना? ये 2.5 लाख, और इसमें प्रॉफिट कितना होगा? ये 1.5 लाख। इन दोनों के एडजस्टमेंट को हमें करना होगा। पहला तो सेल है, तो फंड फ्लो में इनफ्लो आएगा। और दूसरा प्रॉफिट ऑन सेल, तो ये हमारे प्रॉफिट में क्रेडिट आएगा। ये भी एडजस्टमेंट कर दिया हमने। तीसरा पॉइंट, शेयर इन अदर कंपनीज वर परचेज एंड डिविडेंड अमाउंटिंग टू ₹6,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट मेड प्रायर टू परचेज वाज रिसीव्ड। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, जो प्रायर टू परचेज होता है वो हमारी कैपिटल रिसीट होती है, और जब कैपिटल रिसीट होती है तो ये हमें इन्वेस्टमेंट को कम करना चाहिए इससे। ठीक है, तो एंड यूज्ड, ये लिख दिया इन्होंने, एंड यूज्ड टू राइट डाउन द इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड। इसका मतलब हमारा जो डिविडेंड था, एक तो पैसा आया हमारे पास डिविडेंड, तो डिविडेंड आएगा तो इनफ्लो है, दूसरा यहां पर मैं पीटीआर कर रहा हूं, ये डिविडेंड हमारा नॉट टू क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस will be credited in investment account। क्यों? ये कैपिटल रिसीट है, तो अगर वैसी नॉर्मल होती तो हम यहां लिख देते डिविडेंड, लेकिन ये डिविडेंड यहां नहीं आएगा क्योंकि ये कैपिटल रिसीट है। तो कैपिटल रिसीट है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका डिविडेंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। सीधा आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करें। बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट है, कई लोगों को समझ नहीं आता है तो ये छोड़ देते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि गुडविल हैज बीन रिटन डाउन अगेंस्ट जनरल रिजर्व। वेरी गुड। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो मैंने ये जो ट्रीटमेंट दिए हैं गुडविल के, ये ठीक थे। मैंने कहा जनरल रिजर्व कम, यहां हमने जनरल रिजर्व ले लिए, यहां गुडविल, लेकिन चूंकि ये लाइन दी है तो फिर ये एक तरह से एक दूसरे से सेट ऑफ हो गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ये एंट्री नहीं आएगी।
ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ भी शो करें तो देखें इफेक्ट तो 0 है, बट चूंकि लाइन दी है तो हमें पता होना चाहिए कि फिर ये ट्रीटमेंट यहाँ नहीं करेंगे। Proposed dividend for the 2011 was paid and in addition interim dividend 52,000 also pay किया। तो अगर डिविडेंड के बारे में कुछ भी नहीं दिया होता तब भी हम क्या करते हैं कि लास्ट ईयर का तो हम पे करते हैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी 72,000। ये क्या है, करंट ईयर का ही है, तो एक तरह से हमने इसका प्रोविजन मीट कर दिया। ठीक है ना, जो करंट ईयर का प्रोविजन है ये कहाँ आएगा, हमारा करंट ईयर का प्रोविजन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो लास्ट ईयर का पे करोगे $78,000 आप पे करोगे। नाउ इंटरिम डिविडेंड का जो ट्रीटमेंट होता है, इंटरिम डिविडेंड आप डायरेक्ट ही ड्यूरिंग द ईयर पे करते हो, वो बैलेंस शीट में नहीं शो होता है, तो वो आप सीधा प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट निकाल के और आप पे कर देते हो। ठीक है, चलिए और देखिए कोई एडजस्टमेंट छूट रहा है क्या। एक तरफ से ऊपर से देख लें, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर्स, वर्किंग कैपिटल, शेयर, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, हमने सारे एडजस्टमेंट कर दिए हैं, और जब एक बार हमारे सारे एडजस्टमेंट हो जाए तो फिर हमें टोटलिंग पे ध्यान देना चाहिए। चलिए वर्किंग नोट में जाएं, ये ओके हो गया। ये हमारा पूरा जब बैलेंस करेंगे तो इसका टोटल आएगा 2,40,000, तो ये 2,40,000, तो बैलेंस होगा 1,60,000। इन्वेस्टमेंट जो हमने मेड किए हैं, $1,60,000। ठीक है, अब हम दूसरे वर्किंग नोट्स पे जाएं। फर्नीचर फिक्सर्स का दोनों साइड का टोटल कितना है, 6,000, कोई बैलेंस नहीं है। ये आया 12,51,000, 12,51,000, तो ये बैलेंसिंग आई 2,01,000 की। ये लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी हमने, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमने परचेज करी। इसके बाद आप मशीनरीज का टोटल करें, ये आएगा हमारा 6,26,000, 6,26,000। ये बैलेंसिंग फिगर इसकी आएगी 4,82,000। ये आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी 4,82,000। ठीक है, चलिए अब एक तरफ से आप सारी टोटल्स को कर दें। प्रॉफिट एंड लॉस का पहले टोटल कर लें। प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल करेंगे
तो इसका टोटल आएगा 2,21,500। तो ये होगा 2,21,500। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी 36,500। ये क्या कहलाएगी? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। 36,500 फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसका टोटल करें। 4,09,60, 10,10, 12,10, 12, 14, 13, 31,500। ठीक है, 13,73,000। इसका भी टोटल कर लें। 4,00,000, 8, 10, 10,83,000, 11,43,83, ओके, 13,73,000 टोटल टैलीड। और अगर टोटल टैलीड है तो आपका सम टैलीड है। आप देख रहे होंगे कि सम मेरा एक बार में टैली होता है। क्यों? आपको मैं आज एक ट्रिक बताता हूँ। आपने देखा होगा मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं पहले टोटलिंग करूँ फिर एक एक करके तो करूँ। आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर इसको बैलेंस निकाला तो इमीडिएटली मैं इसकी पोस्टिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट में करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं टोटलिंग करूंगा और कोई एक चीज छूट गई तो मेरा टैली नहीं होगा। इसीलिए आप जब भी कोई बैलेंस निकालें, कोई भी फिगर निकले, उसका जहां जो ट्रीटमेंट है वो कर दीजिए, आपका आंसर एक बार में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।